नमस्कार दोस्तों, डीके 12th में आप लोग का स्वागत है। तो आइए 9 दिसंबर के एग्ज़ाम वीकली टेस्ट के बारे में कुछ हम आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है और इसमें 40 नंबर का पूछा जाएगा जो 12th क्लास का है और ये 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 10 मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तथा 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक ये 2 अंक का आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और सब्जेक्टिव 11 से लेकर 12 तक ये 2 अंक का तथा 13, 14 3 अंक का और 15, 16 5 अंक का आता है। ये निर्धारित है दोस्तों, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई अगर गलत करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई गलत करते हो तो उसका ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, यानी ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। आजकल के एग्ज़ाम में देखते हो दोस्तों कि अगर एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 यानी 1/4% कट जाता है, नंबर काट लिया जाता है, लेकिन इसमें ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। तो इसका पहला है वास्तु, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है चेक और चौथा है हुंडी। तो इसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि विनिमय के लिए हम लोग क्या करते हैं। वास्तु तो आदान प्रदान करते उतना नहीं है, चेक भी उतना नहीं करते हैं, हुंडी भी उतना नहीं, मुद्रा करते हैं। तो विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या हो जाएगा, ये मुद्रा, बी, ये मेरा सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, मुद्रा से दूर क्या है। मुद्रा ने दूर क्या किया है, यानी मुद्रा जो है वो क्या चीज़ को दूर किया है। तो सामाजिक बुराइयों को पहला, दूसरा है आर्थिक बुराइयों को, तो तीसरा है सरकार की समस्याओं को और चौथा है वास्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। तो देख सकते हो दोस्तों, जो हम बोले हैं कि मुद्रा यानी रुपया पैसा, मान लो कि रुपया पैसा क्या चीज़ दूर किया है, तो ये हो जाएगा डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, वास्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। क्योंकि रुपया पैसा जो है वो तो सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं करता है या आर्थिक बुराइयों को दूर नहीं करता है तथा सरकार की समस्याओं को दूर नहीं करता है। ये डी हो जाएगा कि वास्तु के विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की, यानी वास्तु के आदान प्रदान की कठिनाइयों को दूर किया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है। तो इसमें हो जाएगा, पहला दिया है इसका मूल्य का संचय, दूसरा है साख का आधार और तीसरा है संपत्ति की तरलता और डी है फिर विनिमय का माध्यम, जिसका आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, डी इसका हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए कि निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। इसमें क्वेश्चन में हमको बोल रहा है मुद्रा का काम क्या है मेरा, तो मुद्रा का कार्य तो मेरा है आदान प्रदान करने के लिए यानी विनिमय करने के लिए। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा है निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य यानी छुपा रुस्तम, गौण का मतलब होता है छुप के, छुपा हुआ कार्य कौन सा है। तो इसका ए है मूल्य का मापक, बी हो जाएगा विनिमय का माध्यम, सी हो जाएगा विलंबित भुगतान का मान और डी हो जाएगा सामाजिक आय का वितरण। यानी क्वेश्चन को हमको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमको बोल क्या रहा है कि मुद्रा का गौण कार्य यानी गौण यानी छुपा हुआ कार्य क्या है। तो इसमें हो जाएगा
इसका हो जाएगा विलंबित भुगतान का मान। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, विलंबित भुगतान का मान। अब आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का आविष्कार आकस्मिक कार्य कौन सा है। आकस्मिक यानी अचानक, है नहीं, अचानक। तो इसमें देख सकते हैं निम्नलिखित में से मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है। इसका पहला दिया है मूल्य का संचय, बी है सामाजिक आय का वितरण, सी है मूल्य का मापक और डी है मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आय का वितरण, क्योंकि देख सकते हैं कि सामाजिक आय जो है उसका वितरण ये आकस्मिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आय का वितरण, बी। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। 6ठा क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है। ये तो इसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये किताब से लिया गया है या अपने से दिमाग से नहीं लिया गया है, इसलिए इसको अपने याद करके रखना है। इसका आंसर हो जाएगा होटले विदर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, होटले विदर्स। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें बोल रहा है किस विधि से, यानी कि पैसा निकालने के लिए बोल रहा है कि किस विधि से हम मुद्रा को यानी पैसा को निकाल सकते हैं। इसका ए दिया है अपहरण पत्र। अपहरण मतलब, सॉरी दोस्तों, अपहरण पढ़ रहे हैं, आहरण पत्र। दूसरा है बी है चेक, तीसरा है एटीएम और डी है इनमें से सभी। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, सभी। आहरण पत्र, चेक से भी पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इनमें से सभी यानी डी इनका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है। इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये फाइनल ईयर की एग्ज़ाम 2024 में भी पूछा जाएगा। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। इनका आंसर हो जाएगा बी, पॉल एंजिंग। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों इसको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है, तो इनका विभाजन पॉल एंजिंग, बी इनका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन। जनता का बैंक कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए कि जनता का बैंक कौन सा है। व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक कि ए तथा बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनका 4 ऑप्शन दिया है, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ए तथा बी दोनों इनमें से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनता का बैंक कौन सा होता है, व्यापारिक बैंक, लेन देन वाला। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका आंसर, व्यापारिक बैंक, क्योंकि व्यापारिक बैंक में लेन देन कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक जो केंद्र सरकार द्वारा चलता है वो तो नहीं हम कर सकते हैं, केंद्र सरकार से डायरेक्ट लेन देन नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं दोस्तों लास्ट 10वां क्वेश्चन कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो व्यापारिक बैंक जो होता है उसका कौन सा कार्य होता है वो बोल रहा है इसमें। तो इसमें जमाएं स्वीकार करना यानी पैसा जमा किया जाता है, ऋण देना यानी उधार पैसा देना और फिर उधार पैसा फिर वापस लेना, और साख निर्माण कुछ काम के लिए निर्माण, कि डी इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी, ये डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य सब कुछ है। ऋण देता भी जमाएं स्वीकार, पैसा जमा करते हैं। अगर हम पैसा, किसान या कोई भी पैसा ज़्यादा काम कर लेता है, पैसा कमा लेता है, तो वो बैंक में जमा कर सकता है। और साख निर्माण, ये सब उपयुक्त सभी के में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 11 और 12 नंबर का
क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का 2-2 नंबर का पूछा जाता है। तो वही देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन से कुछ इसमें लिखना है कि इसमें दिया है क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा यानी रुपया पैसा क्या है वही मान लेते हैं। तो उसको हम अपने भाषा अपने शैली में लिख सकते हैं कि मुद्रा, ठीक ना। मुद्रा एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है मुद्रा कहलाती है। बोल रहा है कि एक वस्तु जो मुद्रा के विनिमय के माध्यम को रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है मुद्रा कहलाती है। भारत में रुपया एक मुद्रा है। भारत में रुपया को मुद्रा कहते हैं, मुद्रा है, क्योंकि यह भारत में सामान्य रूप से विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का माध्यम है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो दोस्तों देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की पूर्ति देख सकते हैं कि कोई भी हमें यहाँ दिया है कि देश की सरकार, पहला नंबर कि देश की सरकार करता है, तथा केंद्रीय बैंक, इसमें बोल रहा है कि दूसरा हो जाएगा केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करने का प्राधिकारी है, यानी जो मुद्रा जमा करता है। एवं वाणिज्य बैंक, एक ठो हो जाएगा केंद्रीय बैंक और दूसरा हो जाएगा वाणिज्य बैंक जो मांग जमाओं द्वारा मुद्रा की पूर्ति में विविध करते हैं कि सम्मिलित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पूर्णकाय मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो गलती से यहाँ 3 दे दिया है, तो 13 है क्वेश्चन नंबर 13। पूर्णकाय मुद्रा तथा शाख मुद्रा क्या है। ये पूर्णकाय मुद्रा और शाख मुद्रा में अंतर, यानी पूछ रहा है कि ये क्या है। तो दोस्तों पूर्णकाय मुद्रा, इसमें अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है, और जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वास्तु मूल्य मैट्रिक मूल्य के बराबर होता है, मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा पूर्णकाय मुद्रा किसको कहते हैं, जो सिक्कों में, पूर्णकाय मुद्रा सिक्कों के रूप में होता है। जैसे 5 का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, अब 20 का सिक्का भी दे दिया है, वो पूर्णकाय मुद्रा में होता है। तथा शाख मुद्रा, इसमें अभिप्राय उस मुद्रा से है जिनकी मौद्रिक मूल्य वास्तु मूल्य से अधिक होता है। शाख मुद्रा क्या है, इसका अभिप्राय मुद्रा से है जिनका मौद्रिक मूल्य वास्तु के मूल्य से अधिक है, यानी कोई सामान खरीदने गए हैं तो उस वास्तु से ज़्यादा मेरे पास पैसा है, यानी नोट, उसी को हम शाख मुद्रा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ति के वैकल्पिक मापों के 4 रूपों में प्रकाशित करता है, M1, M2, M3, M4 के रूप में। यह सभी निम्नलिखित तरह से परिभाषित किया जाता है। जो M1 को हम M1 बराबर देख सकते हैं C + DD + OD, जहाँ C का मतलब होता है जनता के पास चलन मुद्रा। C का मतलब क्या होता है, जनता के पास चलन मुद्रा। और DD यानी बैंक, DD का मतलब होता है बैंक के पास मांग जमाए। और OD का मतलब होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए। अब दोस्तों अगला है M2, इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि M1 में क्या है, C + DD + OD, जिसमें C बराबर क्या हो जाएगा, जनता के पास चलन मुद्रा है, और OD का मतलब यानी C + जनता के पास चलन मुद्रा, फिर इसको प्लस कर सकते हैं बैंक के पास मांग जमाएं, फिर + OD यानी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अब देखते हैं दोस्तों M2 बराबर, तो M2 बराबर हो जाएगा M1 + डाकघर के पास जनता की बचतें। M1 में जो आता है जनता के पास चलन मुद्रा प्लस बैंक के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये, और इसमें फिर प्लस इसमें जुड़ जाएगा डाकघर के पास जनता की बचतें, ये हो जाएगा M2 में। जो M1 + डाकघर के पास जनता की बचतें हो जाएगी। अब M3 में देखते हैं दोस्तों, M3 में मेरा हो जाएगा
M1 यानी जो पहले था M1 जनता के पास चलन मुद्रा प्लस बैंक के पास मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं प्लस M3 में हो जाएगा कि व्यापारिक बैंक के पास सूद सावधि जमाएं। इसमें जुट जाएगा व्यापारिक बैंकों के पास, इसमें जुटेगा व्यापारिक बैंकों के पास सूद सावधि जमाएं। उसके बाद M4 बराबर हो जाएगा M3 यानी M3 में अभी हम जो पढ़ें जिसमें आ जाएगा M1 उसमें प्लस जुड़ल रहेगा व्यापारिक बैंकों के पास सावधि जमाएं। इसमें फिर प्लस जुड़ जाएगा कि पोस्ट ऑफिसों के पास कुल जमा जो राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताएं। यह है केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक यानी ऊपर केंद्र सरकार से यानी भारतीय स्तर पर, और वाणिज्य बैंक तो छोटा मोटा आप देख लेते हैं क्या अंतर दिया है। अंतर के आधार देखते हैं, पहला हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। पहला है मेरा अर्थ के आधार पर हम देखते हैं तो केंद्रीय बैंक में देखते हैं। केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है और निर्देशन देता है। अभी हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो देश के लिए पूरा यानी केंद्र यानी देश होता है, पूरा केंद्र पूरा देश के लिए शासन करता है, तो उसी का यानी देश के लिए नियम का जो बैंकिंग कार्य के जो प्रणाली है उसका नियमन करता है या निर्देश का पालन करता है, वो केंद्रीय बैंक होता है। अब वाणिज्य बैंक में देखते हैं तो वाणिज्य बैंक उस बैंक को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण देते हैं। वाणिज्य बैंक जो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी बोल सकते हैं वाणिज्य बैंक को, जो अपने कुछ पैसा लाभ कमाने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए पैसा लेन देन करता है तथा ऋण भी देता है, ये वाणिज्य बैंक हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं उद्देश्य में देखते हैं दूसरा नंबर केंद्रीय बैंक में। केंद्रीय बैंक इनका उद्देश्य मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण करके देश को स्थिरता लाना है। इसमें केंद्रीय बैंक का क्या उद्देश्य होता है कि मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण कर देश में स्थिरता लाना, मुद्रा तथा देश पर स्थिरता लाना होता है। और वाणिज्य बैंक का क्या उद्देश्य होता है, वाणिज्य बैंक का उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, यानी कुछ परसेंटेज में पैसा देता है, ऋण देता है और उसे वापस ऋण समेत लेता है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों जनता के साथ संबंध। ये केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में अंतर देख रहे हैं। तो जनता के साथ, तो केंद्रीय बैंक का जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। इसका जनता के साथ केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका जनता और वाणिज्य बैंक में देखते हैं, वाणिज्य बैंक इसका जनता के साथ अप्रत्यक्ष संबंध रखता है। अब चौथा देखते हैं प्रतियोगिता। केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता है, और वाणिज्य बैंक जो है वाणिज्य बैंक में प्रतियोगिता पाई जाती है। अब पांचवा देखते हैं विदेशी मुद्रा। रिजर्व बैंक देश की विदेशी मुद्रा का आरक्षण का संरक्षक है। ये जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक देश की विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, और वाणिज्य बैंक केवल विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। वाणिज्य बैंक विदेशी मुद्रा का भी लेन देन करते हैं। छठा सरकार, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक में सरकार का नियंत्रण होता है, और वाणिज्य बैंक में नियंत्रण सरकार का भी हो सकता है और निजी व्यक्तियों का भी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये कुछ व्यक्तियों का भी होता है जो अपने कुछ लाभ के लिए बैंक चलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मांग जमा तथा सावधि जमा में अंतर बताएं।
तो इसमें देखते हैं मांग जमा। मांग जमा में पहला है कि मांग जमा की स्थिति में जमाकर्ता बिना किसी नोटिस के कभी भी जमा राशि निकाल सकता है। मांग जमा में क्या है कि मांग जमा की स्थिति में जमाकर्ता बिना किसी नोटिस के, कोई भी नोटिस नहीं आए, लेकिन वो जमा राशि कर सकता है अपने खाता में। और सावधि में क्या होता है कि सावधि जमा की स्थिति में एक निश्चित अवधि के पश्चात ही जमा राशि निकाला जा सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा, मांग जमा। मांग जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। मांग जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है तथा सावधि जमा पर ऊंचे दर से ब्याज मिलता है। अब अगला है तीसरा, मांग जमा से चेक द्वारा राशि निकाल सकते हैं। मांग जमा से चेक द्वारा राशि को हम निकाल सकते हैं, जबकि सावधि जमा से चेक द्वारा राशि हम नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि मांग जमा में मुद्रा का एक घटक है। मांग जमा में क्या है, मुद्रा का एक घटक है। और सावधि जमा में समीप मुद्रा है। सावधि जमा में बची है समीप मुद्रा है। तो दोस्तों ये सब 12th क्लास के फाइनल ईयर में पूछा जाएगा। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का था, जो 2024 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में ये पूछा जाएगा, जो 40 नंबर का रहेगा। और ये 1.5 घंटा, ये कितना नंबर का, ये 40 नंबर का रहेगा। और 1.5 घंटा 90 मिनट का रहेगा। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो क्लास 12 के लिए था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।